आज हम बात करेंगे कक्षा 12 अध्याय 7 एनसीईआरटी की बुक से मानव स्वास्थ्य तथा रोग। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र या न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है, जैसे कि आनुवंशिक विकार डिसऑर्डर, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है। संक्रमण, हमारी जीवन शैली जिसमें हम जो खाना खाते हैं, पानी हम पीते हैं और जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हम में कमी है आदि शामिल है। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसका क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोगवाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी न कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थों और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव में सामान्य रोग अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोन, कृमि आदि शामिल हैं, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगकारक जीवों को रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक हैं क्योंकि ये परपोषी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं,
एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक, मॉर्फोलॉजिकल और प्रकार्यात्मक क्षति होती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए रोगजनक आंत में प्रवेश करते हैं, उनमें आमाशय स्टमक के निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के विभिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी संक्षेप में बताएंगे। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर में संदूषित कंटामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग में के कुछ सामान्य लक्षण हैं: लगातार उच्च ज्वर जिसमें 39 डिग्री से 40 सेंटीडिग्री टेम्परेचर होता है, और कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना। गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। आयुर्विज्ञान में चिर प्रतिष्ठित मामला मेरी मेलॉन उपनाम टाइफाइड मेरी का है, जिनका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से रसोइया थी जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रहीं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस यानी लंग्स के वायु कोष्ठ एल्व्यूलाई संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में ओंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों, ड्रॉपलेट्स अथवा एयरोसॉल सांस द्वारा लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग हैं: अतिसार, पेचिश जिसको डिसेंट्री बोलते हैं, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का वाहक या रोग के कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणु राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम के अभिलक्षण है नासीय संकुचितता जिसको नेजल कंजेशन और आश्रव, कंठदाह, स्वरुचिता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि, जो प्रायः 3-7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुकों जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाज़ों की मूठों, कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ प्रोटोजोआ से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियां प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलिरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दुम मेलिगेंट सबसे गंभीर है
और घातक भी हो सकता है। ये मलेरिया का परजीवी का चित्र बनाया गया, कैसे मलेरिया इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। ठीक, तो मलेरिया क्या करेगा, बाइट करेगा ह्यूमन को। उसके बाद जो उसके परजीवी हैं, यानी परजीवी क्या, प्लाज्मोडियम, ठीक है, रक्त द्वारा व्यक्ति की यकृत में चले जाते हैं। रक्त से कहाँ पे चले जाते हैं, यकृत में। यकृत में वह डिवाइड करता है, मतलब यकृत में ही जो प्लाज्मोडियम परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिका को फोड़ देता है और रक्त में मोचित छोड़ करता है, मतलब रक्त में डिवाइड करके और बहुत सारी सेल्स बनाएंगी और सारी सेल रक्त में पहुंच जाएंगी डिवाइड करके। परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनक, फिर परजीवी कहाँ पे पहुँचेंगे, लाल रुधिर कोशिका में, और उस लाल रुधिर कोशिका को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र परजीवी शुरू कर देता है और जब फोड़ देंगे हमारे लाल रक्त कोशिका को तो हमें बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को फिर ऐसे करके एक कोशिका को नष्ट करके दूसरी कोशिका में जाते रहते हैं। इस तरह उनकी साइकिल चलती रहती है। उसके बाद लैंगिक अवस्थाएं, युग्मक जनक लाल रुधिर कोशिका में परिवर्तन होता है। उसके बाद फोड़ के उनका उसी लाल कोशिका में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, नर एवं मादा युग्मक बनाएंगे। फिर नर एवं मादा युग्मक कहाँ पहुँचे, मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनकों को अंदर ले लेती है। मतलब ये सारे प्रोसेस हमारे ब्लड में हो रहा है। तो जब फिर मादा हमारे ब्लड को सक करेगी तो जो मेल नर एवं मादा गैमीट है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ह्यूमन के बॉडी में होगा। ठीक, नहीं सक करेगी किसको, गैमीट को, मेल एंड फीमेल गैमीट को करेगी। उसके बाद निषेचन कहाँ पे होता है, मच्छर के पेट के अमाशय में होता है। ठीक है, अमाशय में होता है। फिर परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं, जीवाणु जो आंत से निकलकर मच्छर की लार में आ जाती हैं। ठीक है, जो अंदर बनी है फर्टिलाइजेशन के स्वरूप नर मादा युग्मक। ठीक है, वो कहाँ आ जाती है, मच्छर के लार में आ जाती है। फिर जब मच्छर फिर बाइट करता है तो ऐसे फिर लीवर में आ जाती है। लीवर के थ्रू लीवर के सेल को डिस्ट्रॉय करके हमारे ब्लड सेल में, फिर ब्लड सेल में मादा एवं नर युग्मक बनाएंगे। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, मच्छर की अमाशय में। ऐसे इनका जीवन साइकिल चलता रहता है। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनाफ्रीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणुज संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमोज्वाइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं और जो उसकी लाल ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तब जीवाणु जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। मानव की बृहत आंत में पाया जाने वाला एंटअमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबता या अमीबिएसिस या अमीबी अतिसार होता है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों
तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। सामान्यतः गोल कृमि, एस्कारिस और फाइलेरिया कृमि, बाउचेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं। आंत परजीवी एस्कारिस से एस्केरिएसिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग का लक्षण है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। बाउचेरिया यानी बाउचेरिया बेंकोक्राफ्टी और बाउचेरिया मेलाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिसके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं, लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तीपाद, हाथीपाव या स्लीपद यानी एल्फियंटिएसिस अथवा फाइलेरिया फाइलियरेसिस कहलाता है। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटॉन और एपिडोडर्मोफाइटॉन आदि वंश जेनरा के अनेक कवक, दाद, रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी हैं। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य, शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखूनों और सिरोवल्क स्कैल्प पर सूखी सल्की बिछत्तियाँ स्केली लीजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन बिछत्तियों में तेज खुजली होती है। उष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों, फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद अंगुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े, कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, शाक सब्जियों, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थों और मल-मूत्र उत्सर्ग, एक्सक्रीटा का समुचित निपटान, जलाशयों, कुंडों यानी पूल और मलकुंडों, सेसपूल्स और तालाबों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमण तथा जन खान-पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य हैं जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबा, एस्केरिएसिस, निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वायुवाहित एयरबॉर्न रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उपाय रोगवाहकों और उनके प्रजनन यानी ब्रीडिंग की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। यह लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उससे आसपास पानी को जमा नहीं होने देने, घरेलू शीतल यंत्रों, कूलर की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिंबकों यानी लार्वा को खाने वाली गम्बूजिया जैसी मछलियाँ डालने,
खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनूपों यानी दलदलों, स्वम्प्स आदि में कीटनाशकों के छिड़काव से जा सकता है। इसके अलावा दरवाज़ों और खिड़कियों में जाली लगवानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुस सके। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोगवाहक वाहित एडिज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका, वैक्सीन के उपायों और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज़्यादा पढ़ेंगे, नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए कगार पर हैं। प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोग के प्रभावी ढंग से उपचार करने में सक्षम बनाया है।